So let's ask Mr. Shailesh Pandey. शैलेश पांडे साहब भारतीय जनता पार्टी के। शैलेश पांडे जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं राजीव जी आप? जय सिया राम सर, जय सिया राम, हर हर महादेव। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय श्री राम। अरे सर आपको तो शक्ल पे मुस्कान नहीं है, कुछ नहीं, क्या हो गया? इतने वरीड क्यों लग रहे हैं? सब आपके फेवर में जा रहे हैं। हम तो आपकी तारीफ कर रहे थे कि हर जगह पे दो पार्टियां हो गई, दो फाट हो गए, सिर्फ बीजेपी मतलब कि क्या दोनों हाथों में लड्डू हैं और सिर कढ़ाई में, मतलब जबरदस्त सर। क्या बात कर रहे हो? धन्यवाद धन्यवाद राजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है, मैं तो सर ग्राउंड पे जो सिचुएशन है उसके हिसाब से बोल रहा हूं। मैं तो आई सी थिंग्स, वी कॉल थिंग्स एज वी सी देम, लेट्स बी वेरी क्लियर। अगर आप हार रहे होते तो हम आपको बोल देते भैया आप हार रहे हो इस बार, सीधी बात है। लेकिन कहां से हारोगे? मैं तो मतलब अगर आप गणित लगाते हैं, जैसे विदर्भ में 10 सीटें हैं, सारी 10 सीटों में बहन जी ने बहन मायावती जी ने अपने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं। अब कांग्रेस का वोट कटेगा ही कटेगा, क्या करोगे उसके बारे में? पिछली बार भी कटा था, इस बार भी कटेगा। प्रकाश अंबेडकर साहब ने हर जगह पे अपने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं, तो वो किसका वोट काटेंगे? आपका तो वोट काटेंगे नहीं। प्रकाश अंबेडकर जी और बीजेपी का वोट अलग है, तो कहां से आएंगी सीटें? मतलब महाराष्ट्र में तो आपका गणित बैठ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप क्या बोलेंगे इसके बारे में पांडे साहब, आप जरा बताएं। आपके वक्तव्य के लिए मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं राजीव जी। आप बहुत ही अनुभवी विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, एडिटर हैं। तो जब इस बात को आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो महाराष्ट्र की जनता अवश्य समझ रही है, और महाराष्ट्र की जनता का मूड आपने पढ़ा है, आपने समझा है, और आपके चैनल के माध्यम से वो बात हमें बताई है। और सही बात यही है कि महाराष्ट्र की जनता इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। देश की जनता इस वक्त सिर्फ नरेंद्र मोदी की गारंटी के साथ है। देश की जनता इस वक्त सिर्फ आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के साथ है। उनके मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ है। जिस तरह से गरीब कल्याण के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 25 करोड़ से ज्यादा गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया है, उसके साथ है। जिस तरह से 80 करोड़ नागरिकों को अनाज दिया जा रहा है फ्री में, उसके साथ है। जिस तरह से 4.5 करोड़ गरीबों को मुफ्त में उनको घर दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ, उसके साथ है। जिस तरह से 11 करोड़ से अधिक शौचालय ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए फ्री में, उन गरीब जनता के साथ। आप 53 करोड़ लाभार्थियों को भूल गए। मैं वही गिनते गिनते 53 करोड़ तक आ रहा था। बट दैट्स अ मिरेकल बाय द वे। पूरी दुनिया में जितने भी बैंकर्स हैं, हम लोगों को जानते हैं प्रदीप जी, वो सब लोग यही बोलते हैं यार 53 करोड़ कैसे, मतलब हाउ 530 मिलियन यू ओपन 530, मतलब ये क्या है? हाउ मच इज इट? 53 करोड़, राइट? Yes, 53 करोड़ अकाउंट्स, फॉर गॉड्स सेक। आई डोंट थिंक इट इज 530 मिलियन, इज मच लेस, बट इट इज 53 करोड़। That's huge. I mean, it's unbelievable. 53 करोड़ लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिल रहा है लाभार्थियों को। तो ज्यादातर विश्लेषक जो हैं, विशेषज्ञ जो हैं इलेक्शन के, वो भूल जाते हैं कि ये लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है, जितना भी जा रहा हो, छोटा मोटा जा रहा है, जा तो रहा है। बीच में क्या होता था पहले, हमको खुद को याद है, यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, यहाँ तक के दिल्ली में भी, मुंबई में उसका इतना चाल चलन नहीं है, बिकॉज मुंबई में मनरेगा नरेगा की कोई खास अहमियत नहीं है। लेकिन यूपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में सर पूरा पैसा मिलता ही नहीं था किसी को। आधे से ज्यादा तो कॉन्ट्रैक्ट खा जाते थे, कहाँ मिलता था लोगों को पैसा। अभी इस बार तो प्रदीप जी मतलब टाइम टू टाइम 7 और 10 तारीख के बीच में पैसा खाते में आ जाता है। बट पांडे जी आप डरे हुए हो। मोदी साहब डरे हुए हैं राहुल गांधी जी के मैनिफेस्टो से। बोले राहुल गांधी जी के मैनिफेस्टो में महालक्ष्मी योजना पहली बार इतिहास क्रिएट करेंगे। पूरे जो महिला वर्ग है 1 लाख रुपया, 8,500 मंथली, पहली नौकरी पक्की, वहां भी 8,500 रुपया मंथली। जो नौजवान पास हो गए बाहर निकलते ग्रेजुएशन, 30 लाख गवर्नमेंट जॉब, वो तुरंत भर्ती तुरंत कर देंगे। कांग्रेस ने 400 रुपया पर डे मिनिमम वेज रखा है। अग्निपथ को स्क्रैप करेंगे। एमएसपी जो लीगल है, जो लीगल कर देंगे एमएसपी किसान के लिए। तो ये सब मैनिफेस्टो में लिखा हुआ शैलेश पांडे जी। और राहुल गांधी जी का कहना है मैनिफेस्टो से डरा हुआ है मोदी जी,
इसलिए मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हाउ डू यू सी इट पांडे जी? जी देखिए, राहुल गांधी जी हवाई बात कर रहे हैं प्रदीप जी। उनकी बातों को देश की जनता बिल्कुल भी जवाबदारी से लेती नहीं है, उसे बहुत हल्के में लेती है। और राहुल गांधी का जो कहना है, ये मैं भी इसे बहुत ही महत्व नहीं दूंगा। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जो अपने मैनिफेस्टो की बात गिना रहे हैं, तो उन्होंने और उनकी पार्टी ने तो ये भी कहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, कि देश के जो संसाधन है, उस संसाधन पे सबसे पहला अधिकार अगर देश में किसी का है तो वो मुसलमानों का है। और आज वही बात मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, देश की जनता यही तो कह रही है कि आखिर में आप जो मैनिफेस्टो की बात कर रहे हो, आप जो अपनी बात कर रहे हो, आपके प्रधानमंत्री ने ये कहा, और आपकी प्रधानमंत्री की कही हुई बात को आपके जो गुरु हैं, आपके जो चाणक्य हैं, सैम पित्रोड़ा ने भी अमेरिका के उसी उदाहरण के, विरासत टैक्स का उदाहरण न्यूज चैनल्स के माध्यम से, अपने भाषण के माध्यम से प्रस्तुत किया कि 55% से ज्यादा जो प्रॉपर्टी होती है अमेरिका के अंदर, वो गवर्नमेंट ले लेती है अगर कोई भी व्यक्ति उसका मृत्यु हो जाती है उसके उपरांत। तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी हमारे देश के अंदर, हिंदुस्तान में भी जो लोग जिनकी मृत्यु होगी, उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी उनके बच्चों को, उनको बेटी को, परिवार को ना मिलकर क्या कांग्रेस की सरकार ले लेगी, और उसमें से 55% प्रॉपर्टी सरकार ले लेगी। और इतना बड़ा लूट, इतनी बड़ी डकैती कांग्रेस सरकार की जो सोच है, उस सोच पे ही प्रहार तो किया है। और दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एक बात कही है कि इस देश में के जो संसाधन है, उसका सबसे पहला अगर किसी को उपयोग है तो उसके लिए गरीब जो देश के हैं, जो आदिवासी हैं, जो वनवासी हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अत्यंत पिछड़े हैं, क्योंकि हमारी विचारधारा है वो अंत्योदय की विचारधारा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। लेकिन सर ये बता दें शैलेश पांडे साहब जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह का अगर क्लैरिफिकेशन देखें, मुंबई के अंदर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 2009 में, जिसमें उन्होंने ये स्टेटमेंट क्लैरिफाई की थी। उन्होंने ये कहा था, मैंने सभी माइनॉरिटीज़ की बात करी और मैंने सभी पिछड़े वर्गों की बात की, और ये कहा कि मुसलमानों में भी जो गरीब लोग हैं उनका हक बनता है सबसे ऊपर। लेकिन मुसलमानों की बात उन्होंने करी, ऐसे इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर प्रधानमंत्री गलत नहीं बोल रहे, नंबर एक। नंबर दो, सर ये मंगलसूत्र की बात कहाँ से आ गई? ये प्रधानमंत्री जी को ये बोलने की आवश्यकता क्या पड़ गई? अब आप बोलें सर प्लीज। जी राजीव जी, देखिए, पहली बात तो आपने जो कहा कि उन्होंने सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात कही। उन्होंने अल्पसंख्यकों की बात कहते हुए ये कहा कि अल्पसंख्यकों में भी विशेष तौर से मुसलमानों का, करेक्ट, पर्टिकुलरली मुस्लिम्स, पर्टिकुलरली द मुस्लिम कम्युनिटी, ये बोला देश के संसाधनों पर पहला हक है, पहला अधिकार है। ये तो राजीव जी सरासर गलत है ना। देश में, मैं तो कहूं, आप गरीब कहिए ना, गरीब में किसी भी धर्म के लोग आए, किसी भी जाति के लोग आए, किसी भी मजहब के, पर्टिकुलरली मुस्लिम्स बोलना कोई मतलब नहीं बनता था, बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, इसका मतलब राजीव जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि यही राहुल गांधी जी कई सभाओं में, इनके कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ये अफवाह उड़ाई कि ये 400 सीट नरेंद्र मोदी जी इसलिए मांग रहे हैं कि 400 सीट ले लेंगे तो ये संविधान बदल देंगे, तानाशाही लाएंगे, देश से कानून खत्म कर देंगे। आज ये गुमराह कर रहे हैं देश की जनता को संविधान बदलने के लिए। तो मैं ये कहता हूं कि सिर्फ मुसलमानों का देश के संसाधन पे पहला हक होना, क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? ये सरासर संविधान, तभी तो हरा दिया सर, तभी तो उनको हरा दिया ना जनता ने, तभी तो आपको जितवाया ना। दूसरी बात, कर्नाटक जैसे और कांग्रेस शासित जैसे कुछ राज्यों में, कर्नाटक में जैसे, इन्होंने जो परसेंटेज में आरक्षण दिया मुस्लिम समाज को, वो भी सरासर गलत है। और भारतीय जनता पार्टी की जब सर, वो तो आपके अलाई ने दिया है, वो तो जेडीएस के देवेगौड़ा साहब की जब सरकार थी उन्होंने दिया ना, तो वो आपके अलायंस पार्टनर है सर। अभी 5% जो मुसलमानों को आरक्षण दिया गया है, पहले वो कांग्रेस के साथी थे, कांग्रेस और उन्होंने मिलकर दिया था। लेकिन हम अभी तो आपके साथ है ना सर, अभी तो आपके साथ हैं। ठीक है, तो हम भी इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक में सरकार आएगी तो हम भी उस मुद्दे को
वहां से हम इस आरक्षण को खत्म करेंगे और हमारे लिए जो संविधान के अनुसार आरक्षण है, हम संविधान पर लेकिन चलने वाले हैं। वो मैटर तो, वो केस तो जहां तक मैं समझता हूं वो केस सुप्रीम कोर्ट में है। लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, कर्नाटक से ही काफी लोगों ने एक रिट पिटिशन फाइल करी है, अभी तक आया नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो टिकेगा, मुझे नहीं लगता कि वो टिकेगा। आई डोंट थिंक सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे जगह पे इस तरह के आरक्षणों पे रोक लगाई जी, जो कि संविधान के। अच्छा आप ये बता दें, चलो ये तो हो गया, अब ये बताएं सर, मंगलसूत्र की बात कहां से आ गई, ये तो बता दो। मतलब ये प्रधानमंत्री जी ने ये क्यों बोल दिया कि तुम्हारा मंगलसूत्र भी लूट करके घुसपैठियों को दे देंगे, मतलब इफेक्टिवली कहने का मतलब हुआ कि मुसलमानों को दे देंगे। ये कहने की जरूरत क्या पड़ गई? देखिए, सीधी सी बात होती है, अगर आप कहते हो कि देश के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, यानी इनका है, तो संसाधन के साथ साथ आदमी के जो संसाधन होते हैं उसमें जो स्वर्ण होता है, सोना होता है, वो भी हमारे लिए बड़ा ही पवित्र माना जाता है। उसी स्वर्ण से मंगलसूत्र का निर्माण किया जाता है और मंगलसूत्र यानी कि हमारे माताओं बहनों की इज्जत होती है, बहुत ही पवित्र वस्तु होती है और वो भी संसाधन के अंदर आता है, इसलिए वो। और दूसरी बात, जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अन्याय और अत्याचार कांग्रेस के राज्य में बढ़े, कांग्रेस की नीति महिला नीति के खिलाफ रही, वो और संसाधन ये सब मिलाकर ही हम उसको, नरेंद्र मोदी जी ने मंगलसूत्र की तरफ उन्होंने वो बात कही है और उस बात को मैं 100% जायज मानता हूं। और देश की पांडे जी, राहुल गांधी जी ने कोरोना और बेरोजगारी का तुलना किया है। बोले कि आज के तारीख में बेरोजगारी इस कदर बढ़ा है जैसे कोरोना स्प्रेड हो रहा था। कोरोना का जो लहर था उसी लहर बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट में है। जब कोरोना आया था तो मोदी जी ने ताली बजाने के लिए बोला, सब राहुल गांधी जी का कहना है, तो सबको कहा कि ताली बजाओ, थाली बजाओ, थाली बजाओ। और आज जब बेरोजगारी इस कदर बढ़ा हुआ है, इट इज स्प्रेड लाइक कोरोना, मोदी साहब बोल रहे पकोड़े बनाओ, पकोड़े बनाओ, तो राहुल गांधी ने स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्शन लिया है। बोले अनएम्प्लॉयमेंट सीरियस नहीं है मोदी जी इज नॉट सीरियस अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। पांडे जी देखिए प्रदीप जी, राहुल गांधी के तो मैं पहले ही उनके वक्तव्यों को ज्यादा महत्व देता नहीं हूं, क्योंकि वो अनाप शनाप बातें करते हैं। कोरोना के ऊपर इस तरह के गंभीर विषय पर इस तरह का बात करना, ये उनके विवेकहीनता को दर्शाता है। देखिए, जब कोरोना सारे विश्व के अंदर फैला हुआ था, पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा था, यहां तक कि दुनिया की जो आरोग्य के क्षेत्र में सुविधा संपन्न देश थे, जो पहले दूसरे तीसरे नंबर पे आते थे, फॉर एग्जाम्पल इटली हुआ, जर्मनी हुआ, इंग्लैंड हुआ, जापान हुआ, अमेरिका हुआ, इन सारे देशों में भी, इटली में आपने देखा किस तरह से हालात बद से बदतर हो गए थे। वो अपने नागरिकों को सुविधा नहीं दे पा रहे थे, वो आरोग्य सुविधा भी चरमरा गई थी। और ऐसे समय पे जब दुनिया त्राहिमाम कर रही थी, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के 140 करोड़ नागरिकों को ढाढ़स बंधाया, हिम्मत दी, उनको एक परिवार का मुखिया के रूप में सबके सर पे आशीर्वाद दिया, सबके सर पे हाथ रखा, लोगों की हिम्मत दी। और उस दौरान जो भी चीजें जरूरत की थी, चाहे वो आरोग्य की चिकित्सा की सुविधा रही, चाहे कैंप्स रहे, शिविर रहे कोरोना का, जो कोविड का लोग कहते थे कि हिंदुस्तान कभी अपना वैक्सीन बना ही नहीं सकता, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप यही कांग्रेस के लोग लगा रहे थे। जब हमारे देश के वैज्ञानिक, हमारे देश के अनेक आरोग्य अनुसंधान केंद्र संस्थान जब इस कोरोना के वैक्सीन को बना रहे थे, तब भी यही राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग टीका टिप्पणी लगा रहे थे। समाजवादी पार्टी के लोग इसको कह रहे थे कि ये कोरोना वैक्सीन नहीं है, ये भाजपा वैक्सीन है, ये मोदी वैक्सीन है, लगाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मतलब दुख, दर्द, पीड़ा, त्रासदी के समय में भी ये, और इसी के ऊपर अभी एक आरोप लग रहा है और नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को बचाया, कोरोना से बाहर निकाला, अपना खुद का वैक्सीन विकसित कराया। बेरोजगारी, पांडे जी बेरोजगारी से तुलना, उन्होंने बेरोजगारी से तुलना किया है, कंटिन्यूएशन ऑफ दिस, बेरोजगारी से तुलना की है। सर वैक्सीन के ऊपर जो इन्होंने बोला ना, तो वैक्सीन के ऊपर यह कहा जा रहा है कि वैक्सीन, आपने 2 फर्म्स की वैक्सीन को अप्रूवल इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स खरीदे। तो वैक्सीन के जो मेडिकल टेस्ट थे उनको दोबारा फेल होने के बाद उनको सक्सेसफुल जान के कराया गया
क्योंकि इन कंपनीज ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, यानी चंदा दो धंधा दो, ये कहा जा रहा है। पांडे जी कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? उसके बाद प्रदीप जी से पूछ रहे हैं। ये आरोप सरासर बेबुनियाद है। आज देखिए, कोरोना के जो दोनों वैक्सीन थे, दोनों वैक्सीन से लोग ठीक हुए। आज लोग इस बीमारी से बाहर निकले, इस त्रासदी से हम बाहर निकले हैं और कहीं भी इन वैक्सीन की कोई कंप्लेंट नहीं आई है। वर्ल्ड वाइड लेवल पर आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आरोग्य की इस सुविधा, ये अभियान की बहुत बुरी सराहना हुई। और इस कोरोना काल में भारत को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से बाहर निकाला, पूरी दुनिया में एक पांडे जी, राहुल गांधी जी, कोरोना और बेरोजगारी, किस कदर कोरोना पूरा फैला हुआ है, आज बेरोजगारी उसी कदर फैला हुआ है। पूरे देश में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट इस कदर ऑल टाइम हाई, राहुल गांधी जी का कहना है। और वहां पर फेल हुए बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी। मैं राहुल गांधी के इस वक्तव्य का मैं सिरे से खारिज करता हूं। उसका कारण ऐसा है कि राहुल गांधी हमेशा ही देश के कोई भी संवेदनशील मुद्दे, देश की त्रासदी के साथ मजाक करने का काम करते हैं। आज बेरोजगारी को कोरोना से जोड़ना एक तरह का, मैं तो ये कहूंगा, राहुल गांधी के मानसिक दिवालियापन का यह दर्शन कराता है। वो कहां किस बात को करना चाहिए, किस बात को नहीं करना चाहिए, ये नहीं। आज बेरोजगारी इतनी भी नहीं है कि आप उसको कोरोना, अरे कोरोना में जो त्रासदी हो गई थी, नामबियार जी, राजीव जी, आपने देखा कि सगा पिता अगर वहां पर डेथ हो जाता था तो बेटा बाप के पास नहीं जा सकता था, पति पत्नी के पास नहीं जा सकता था, पत्नी पति के पास नहीं जा सकता था, बेटे माँ बाप के पास नहीं जा सकते थे, माँ बाप बेटे के पास नहीं जा सकते थे, छू नहीं सकते थे। कितना त्रासदी था, त्राहिमाम था, कितना दुख था, पीड़ा था। और आज जिस तीव्रता से वो सब फैल रहा था, लाखों की संख्या में मृत्यु हुई, लाखों की संख्या में लोग त्रासदी हुए, आप उस त्रासदी की तुलना बेरोजगारी से करते, यह सरासर गलत है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेरोजगारी हटी है, रोजगार दिया गया है। और कितनी बार, सैकड़ों बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो सरकारी नौकरियां दी गई, उसके कैंप्स लगाए गए, वो राष्ट्रीय स्तर पे लगाए गए, प्रदेश स्तर पे लगाए गए, जिला स्तर पे लगाए गए। और उसके साथ ही नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास का देश में काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर का, चाहे हाईवेज हो, रोड हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, मेट्रोज हो, आज इसके कारण शहरों में और ग्रामीण भागों में इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण रोजगार बढ़ा है। जहां जहां हाईवे बने हैं, पांडे जी, लोकतंत्र खतरे में है। आज जहां चाहे अयोध्या का भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर का निर्माण हुआ, वहां देखिए कितना रोजगार बढ़ रहा है। काशी में बाबा विश्वनाथ, और वहां कहा जा रहा है कि सारे कॉन्ट्रैक्टर गुजरात से। देखिए, कॉन्ट्रैक्टर कहीं के भी हो, देश के तो है ना, देश के बाहर से तो नहीं है। और आगे जो मस्जिद बन रही है, जो बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई थी, उसके आगे जाकर के जो जमीन अलॉट की गई है मस्जिद के लिए, क्या मोहम्मदी मस्जिद या जो भी उसका नाम रख रहे हैं, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि कुछ मुंबई के भी लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से कनेक्टेड हैं, वो बना रहे हैं उसको। देखिए, जैसे मंदिर पूरे देश के लोगों ने मिलकर, राम भक्तों ने मिलकर बनाया है, तो जो मस्जिद पे है वो भी देश के लोग ही बनाएंगे। अब उसमें मुंबई के हो, चाहे गुजरात के हो, चाहे जम्मू कश्मीर के हो, चाहे केरला के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, दिल्ली के हो, पूरा देश, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और कटक से कच्छ तक। मैंने सोचा आप बोलेंगे कटक से अटक तक, मजा आ जाए। अगर कटक से अटक तक एक बार फिर हिंदुस्तान हो जाए, अखंड भारत होना भी चाहिए। आपका वादा है सर, भूल नहीं सकते उसको आप। राजीव जी, नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, आज इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि ये तो ट्रेलर था 10 साल, आने वाला 5 साल हमारे लिए वो पिक्चर दिखेगा। और उस पिक्चर में जिस तरह से हमने श्री राम मंदिर बनाया, पिक्चर में कटक से अटक तक भी होगा। कटक से अटक तक हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे आराध्य देव का वो सपना हम साकार करेंगे। लेकिन जिस तरह से मराठा साम्राज्य, हिंदवी साम्राज्य हमारा अटक तक था, और हमारा देश ये सिर्फ अटक तक नहीं था, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, जय भवानी, जय शिवाजी। भारत का है। सर ये बताएं, अभी जो प्रदीप जी ने सवाल पूछा,
अभी अभी जो प्रदीप जी ने सवाल पूछा उसका जवाब शायद आप भूल गए या सवाल भूल गए। वो कहा कि भाई आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, और उसका जीता जागता उदाहरण जो है वो सूरत है। सूरत में 8 के 10 कैंडिडेट के आपने इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, उनको रिजेक्ट कर दिए उनके नॉमिनेशन पेपर्स, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो है, उम्मीदवार जो है, वो अनअपोज जीत गया। लोकसभा चुनाव में पहली बार हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ कि कोई अनअपोज जीत गया हो। तो वो कह रहे हैं भाई ये दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ थिंग्स टू कम, ये संकेत है आगे जो आने वाला है। ऐसा कांग्रेस और बाकी अन्य लोगों का कहना है कि आगे जाकर के चुनाव ऐसे ही होंगे, सिर्फ एक ही कैंडिडेट होगा हर जगह पे, वो भी बीजेपी का होगा। सर बताएं। कांग्रेस और इंडिया अलायंस का काम सिर्फ और सिर्फ झूठे बेबुनियाद आरोप लगाना है। इस वक्त इनको आरोप लगाने के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। वहां पर जिन लोगों ने जिनके भी पेपर खारिज हुए हैं उसमें कुछ टेक्निकल गड़बड़ियां थे जिसके कारण हुआ है। अब उनको चाहिए तो वो जाएं वहां पर, देखें, आरटीआई डालें, कोर्ट में केस करें। देश में कायदा है, कानून है, कोर्ट में जा सकते हैं, देख सकते हैं उसको। उसके लिए थोड़ी पाटिल जी, मगर ये आरोप यहाँ तक सीमित नहीं है। सोनिया गांधी जी ने पहले आरोप लगाया था कि एक जबरदस्त षड्यंत्र रचा हुआ है, कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र रचा हुआ है कि संविधान को चेंज करना। दे वांट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, द बीजेपी। और आगे जाके कह रहे हैं मोदी साहब अपना इमेज को ग्लोरीफाई करने के लिए लोकतंत्र के पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी और संविधान को वो तहस नहस कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये सोनिया गांधी जी ने कहा। उसके बाद शरद पवार साहब ने मोदी साहब का तुलना पुतिन से किया, व्लादिमीर पुतिन, रशियन चीफ। बोले कि जैसे पुतिन वहां डिक्टेटर बना हुआ है, मोदी जी यहां डिक्टेटर बना हुआ है, और अगर 2024 के बाद मोदी साहब जीतते हैं तो टोटल डिक्टेटरशिप होगा, टोटल डिक्टेटरशिप। पांडे जी। प्रदीप जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका करता हूं। मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, इसका 2 पार्ट में मैं आपको जवाब देता हूं। पहला पार्ट संविधान, दूसरा पार्ट डिक्टेटरशिप, दोनों का मैं जवाब दूंगा। ये जो बार बार कह रहे हैं संविधान खतरे में है, मैं ये कहता हूं, आज ये कहते हैं संविधान, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश में संविधान में कितनी बार अमेंडमेंट किया था? देश की प्रधानमंत्री कांग्रेस की इंदिरा गांधी जी ने संविधान में कितनी बार अमेंडमेंट किया था? राजीव गांधी ने कितनी बार अमेंडमेंट किया था? सैकड़ों बार कांग्रेस शासित प्रधानमंत्रियों ने और कांग्रेस ने अमेंडमेंट किया संविधान के अंदर। तब संविधान में 104 बार कांग्रेस ने अमेंड किया है। 104 बार जी। देश की, और आपने 4 बार। हाँ, तो 104 और 4 में आप फर्क देखिए ना राजीव जी। आप 104 बार संविधान को बदलते हो, संविधान में अमेंडमेंट करते हो, उसमें बदलाव करते हैं, उसके बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। संविधान खतरे में, संविधान को खतरे में आपने डाला था। आपने कब डाला था? 1975 में, जब देश के अंदर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तब आपने संविधान को खतरे में डाला था। 1984 में जब सिख दंगे हुए थे, आपने लाखों से हजारों सिखों को मरवा दिया। तब आपने 1995 में जब देश का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को आपने वहां पे जिंदा मरवाया, उनके घर को जलवाया, बहन बेटियों पर अत्याचार करवाए, उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सरकार तो आप ही के समर्थन से थी ना सर। भले किसी भी सरकार रही, कांग्रेस का ही वर्चस्व था वहां पर। आज ये सारी घटनाएं, लेकिन सरकार आपके समर्थन से थी सर। विश्वनाथ जी यहाँ पर प्रधानमंत्री थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, और वो प्रधानमंत्री बने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से। तो आप ही का समर्थन था ना सर उनको। तो जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ श्रीनगर से। अरे राजीव जी, मैं क्या कहता हूँ, सिख दंगे के लिए कौन जवाबदार हुआ? देश के अंदर हजारों दंगे हुए, उसके लिए कौन जवाबदार हुआ? इमरजेंसी 1975 में लगाई, तब संविधान खतरे में नहीं आया था क्या? सैकड़ों ऐसे कुकृत्य कांग्रेस ने किए हैं और कई बार संविधान को खतरे में लाया है, और ये आज हमको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। पहले ये अपने गिरेबान में झांके, उसके बाद ये हमसे बात करें। रही बात, दूसरी बात डिक्टेटरशिप की बात करें, ये पुतिन की बात करें। एक समय था कांग्रेस जब कम्युनिस्ट विचारधारा के खिलाफ लड़ती थी, जबकि इन्हीं कम्युनिस्टों ने हमने बार बार आरोप लगाया कि देश के जो इतिहास है, उस इतिहास में हमारे जो महापुरुष हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप हो, हमारा धार्मिक इतिहास है, भगवान
श्री रामचंद्र जी से लेकर श्री कृष्ण से लेकर आज तक का जो भी शूरवीर योद्धाओं का हमारा गौरवशाली भारत का इतिहास रहा, वीर पुत्रों का, उसको कम आके लिखा गया और इन्हीं कम्युनिस्टों ने इस देश के इतिहास में को मुगलों का महिमा मंडन किया। आज इतिहास की पुस्तकों में पहले के बच्चे क्या पढ़ते थे? 10 पूरा चैप्टर मुगलों का रहता था और 2 पैराग्राफ छत्रपति शिवाजी महाराज पे, 1 पैराग्राफ महाराणा प्रताप पे। इस देश के अंदर गलत इतिहास लिखने का काम किया गया, हमारे शूरवीर योद्धाओं का महिमा मंडन नहीं किया गया, मुगलों का महिमा मंडन किया गया। और इन्हीं कम्युनिस्टों की ये नक्सलवादी, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर, वनवासी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में जंगल का नक्सल हो, चाहे अर्बन नक्सल हो, इन नक्सलियों के साथ आज जंगे से जंगा मिलाकर कांग्रेस पार्टी कहती है कि आज पुतिन की तुलना कर रही है। आज ये पुतिन की विचारधारा, ये चाइना की विचारधारा, कम्युनिस्ट की विचारधारा, कम्युनिज्म को ये अपने साथ लेकर ये काम कर रहे हैं। ये चाहे पश्चिम बंगाल हो, केरला हो, पूरे देश में, बिहार में कई सीटों पर ये कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी इंडी अलायंस एक साथ काम कर रही है। ये रशिया की, चाइना की जो मूलभूत विचारधारा है, कम्युनिस्ट जिस आधार पे वो काम कर रहे हैं, उस विचारधारा को तो ये दोनों एक साथ जंगे से जंगे मिलाकर ये लोग काम कर रहे हैं और ये हमको उनसे तुलना करेंगे पुतिन से। तो ये भी कहा जा रहा है सर कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 150 पार नहीं करेगी, ये कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ, ये नारा है इस वक्त इंडिया अलायंस का। राजीव जी, आज के ही 80 सीटों का आप आकलन लगा लीजिए जी। 88 सीट जी, 88 सीट, 88 में से 75 सीट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन जीत रही है। चाहिए तो हम मतलब आप केरल में अपना खाता खोलेंगे। अगर 75 आपकी आ रही हैं तो केरल की 20 सीटों में इस बार आप अपना खाता खोलने वाले हैं। मैं कह रहा हूं इस बार राजीव जी, दक्षिण भारत में एक अप्रत्याशित भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके चमत्कारिक रूप में आप देखेंगे जो रिजल्ट सामने आएगा, सब चौंक जाएंगे। क्या दक्षिण भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा करने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेश पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना विश्लेषण देने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के जो मूलभूत मुद्दे हैं उनको सामने रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ से मैं बड़ा खुश हूं कि आपने कहा कि इस बार असल में अटक से अटक तक आप काम करेंगे, अखंड भारत। अगर आप तीसरी बार अगर आप आते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप आएंगे, तो अखंड भारत आप जरूर बनाएंगे, एटलीस्ट प्रयत्नशील तो होंगे उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय अखंड भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। Now, this is the first time in a long time I've heard somebody say this, apart from Ganesh Khankar, of course, who always keeps talking about it. But Khankar is very politically savvy. Yes, right. He says and doesn't say it. Yes, he says it and he doesn't say it. But Mr. Shailesh Pandey has actually said it. And but he also mentioned Iran. When was Iran part of India? I don't remember. Trade relations. We have trade relations even now. We are running a port for them even now. We've got the best trade relations now. And we defy the entire Western forces on that. Yes, we did. So we have trade relations with